गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल 25 किए थे आज उससे आगे करेंगे। तो जल्दी से आप एक बार लिंक के चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियर में लाइव जुड़ाएं। जितना जल्दी आप शेयर करोगे और जितने ज़्यादा स्टूडेंट साथ आएंगे उतना ही जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। आज जिसने भी कल वाली क्लास नहीं देखी है, कल वाला वीडियो नहीं देखा है, वो एक बार नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर कल वाला वीडियो भी देख लें। ये जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है वो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी करवाए जाएंगे। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन बैंक की तरह ही करवाया जाएगा, लगातार क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो आप जल्दी से एक बार लिंक के चैनल को शेयर कर दीजिए और जो भी लाइव हैं वो एक बार चैनल के वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए आए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हमारे टेस्ट सीरीज़ की तरफ आ गए हम। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और जो ये क्वेश्चन बैंक चलेगा उसका 26 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारी टेस्ट सीरीज। जो भी आ गए हैं वो अंत तक बने रहें, क्लास के एंड तक बने रहें और बीच बीच में अपने दोस्तों को बताते रहें। यदि कोई आना चाहे तो आ जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। संकर धान, संकर मक्का तथा संकर कपास की बीज दर क्रम से होती है। संकर धान, संकर मक्का तथा संकर कपास की बीज दर क्रम से होती है। इसको बताना है किलोग्राम प्रति हेक्टर के तौर पर बताना है कि 1 हेक्टर के लिए कितने केजी बीज दर की आवश्यकता होगी। 100 केजी, 20 से 25 केजी, 1 से 1.5 केजी, 15 केजी, 15 से 20 केजी, 1.5 से 2.5 केजी, 15 केजी, 20 से 25 केजी, 2 से 2.5 केजी, या फिर 15 केजी, 15 से 20 केजी, 10 से 12 केजी, 10 से 12 केजी। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। संकर धान, संकर मक्का तथा संकर कपास की बीज दर क्रमश होती है। जिन्होंने ऑप्शन सी यानी 3rd नंबर ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। जो हमारा संकर धान होता है उसकी संकर धान की जो होती है सीड रेट बीज दर वो होती है 15 केजी। कितनी होती है? 15 केजी। 1 हेक्टर के लिए संकर धान की 15 केजी बीज दर काम में ली जाती है। और जो संकर मक्का होता है, संकर मक्का की लेते हैं 20 से 25 केजी। पीछे एक बार पिछले टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आया हुआ है कि संकर मक्का की बीज दर कितनी होगी। तो संकर मक्का की बीज दर होगी 20 से 25 केजी। और यहाँ पर संकर कपास और आ गया। तो संकर कपास जो हाइब्रिड कपास आ रहे हैं, उनकी जो सीड रेट होती है वो पर हेक्टर के लिए 2 से 2.5 केजी होती है। कितनी होती है? 2 से 2.5 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोलेनम ट्यूबरोसम तथा सेकेरम ओपिसिनेरम हेतु क्रम से उपयुक्त मृदा पीएच है। सोलेनम ट्यूबरोसम तथा सेकेरम ओपिसिनेरम ये क्या है पहले तो इसके बारे में ध्यान होना चाहिए और फिर इनकी हमें पीएच बतानी है। 5 से 6.5 और 6 से 7, 5.5 से 6.5 या फिर 5 से 6, 5 से 5.5 या 6 से 7, 5.5 से 7 या 5 से 6.5। तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। और जिनको पता है सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है और सेकेरम ओपिसिनेरम क्या है, जिन्होंने सोलेनम ट्यूबरोसम और सेकेरम ओपिसिनेरम के बारे में लिखा है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है जो हमारा आलू है। क्या है? आलू का वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम वानस्पतिक नाम देखें तो क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। और गन्ना है जो सेकेरम ओपिसिनेरम। गन्ना क्या है? सेकेरम ओपिसिनेरम। तो इनकी पीएच है जो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया उनका राइट आंसर है। जो आलू के लिए पीएच होगी वो होगी 5 से 5.5 यानी 5 से 5.5 तक की।
और जो सेकेरम ऑफिसिनेरम हमारा गन्ना है उनके लिए पीएच होगी जो 6 से 7 पीएच मान्य होगी या उपयुक्त होगी अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन तथा ग्लूटीन प्रोटीन वाली फसलों का क्रमशः उत्पत्ति स्थल है। ओरिजिन तथा ग्लूटीन प्रोटीन वाली फसलों का क्रमशः उत्पत्ति स्थल है इंडो बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडो बर्मा, दक्षिण पश्चिमी एशिया, भारत बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। ओरिजिन तथा ग्लूटीन प्रोटीन वाली फसलों का क्रमशः उत्पत्ति स्थल। जिनको ये भी पता नहीं अभी तक ओरिजिन तथा ग्लूटीन प्रोटीन किन फसलों में होता है वो अपना आंसर तुक्का नहीं मारे। तो जो ओरिजिन होती है, ओरिजिन प्रोटीन पाई जाती है हमारे धान के अंदर। किसके अंदर? धान, राइस के अंदर। और ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है गेहूं के अंदर, व्हीट। अब बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। ओरिजिन तथा ग्लूटीन प्रोटीन वाली फसल है उनका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है, इंडो बर्मा तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इंडो बर्मा तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया उनका राइट आंसर है। जो ओरिजिन यानी धान का उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ पर है? इंडो बर्मा। और गेहूं का हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही नहीं है धान के संदर्भ में? धान के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं मिलता है? जैसे दे रखा हमें ब्राउन प्लांट हॉपर, BPH, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर। तो ये ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, ग्रासी स्टैंड से होता है। फिर उत्परिवर्तित किस्म धान के उत्परिवर्तित किस्म पूछ रहा है, जगन्नाथ है या नहीं है? BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो अमीर आदमी का रोग माना जाता है या नहीं माना जाता? डेपोक विधि 76, डेपोक विधि में 76 जो 25 से 30 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर था तो वर्ग मीटर है या नहीं है? तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जिन्होंने आंसर दिया है सी ऑप्शन यानी 3rd नंबर ऑप्शन BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, अमीर आदमी का रोग। तो ये है जो BLB अमीर आदमी का रोग नहीं है। यह धान के संदर्भ में जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से ये गलत है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? BLB। और जो ब्राउन प्लांट हॉपर यानी BPH है जो ग्रासी स्टंट नामक कीट से होता है। और उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? जगन्नाथ है जो उत्परिवर्तित किस्म है। डेपोक विधि के लिए 76 25 से 30 वर्ग मीटर ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम का कुल है। एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम का कुल है सोलेनेसी, कुर्सीफेरी, मालवेसी, अम्बेलीफेरी। एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम का कुल है। जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है, 3rd नंबर का आंसर दिया मालवेसी, उनका राइट आंसर है। जो एबल मॉस्कस क्या है? एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम है जो भिंडी, क्या है? भिंडी। और जो भिंडी का कुल होता है वो होता है मालवेसी। क्या होता है? मालवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा रूमी, सॉरी यहाँ पर पूसा रूबी है, यहाँ रूमी टाइपिंग हो गया तो यहाँ पर मी नहीं है, यहाँ बी आएगा, रूबी। पूसा रूबी, पूसा सावणी तथा पूसा क्रांति क्रमशः किन की किस्म है? बैंगन, भिंडी, टमाटर। बी ऑप्शन टमाटर मिर्च बैंगन, सी ऑप्शन टमाटर भिंडी बैंगन, डी ऑप्शन टमाटर फूलगोभी बैंगन। तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें कि पूसा रूबी, पूसा सावनी, पूसा क्रांति किन फसलों की किस्म है? बैंगन, भिंडी, टमाटर की है, टमाटर मिर्च बैंगन की है, या फिर इन 2 ऑप्शन में से है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, ऑप्शन A, B, C या D। जिन्होंने ऑप्शन C आंसर दिया है टमाटर, भिंडी, बैंगन, तो जो पूसा रूबी है, पूसा रूबी टमाटर की किस्म है। और पूसा सावनी है जो भिंडी की किस्म है। पूसा रूबी टमाटर, पूसा सावनी भिंडी और पूसा क्रांति है जो बैंगन की किस्म है।
तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है या थर्ड ऑप्शन आंसर दिया उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर बैंगन की बीज दर ग्राम प्रति हेक्टर होती है। संकर हाइब्रिड बैंगन होता है, उनकी बीज दर बतानी है ग्राम प्रति, यानी ग्राम के अंदर बतानी है। जो धान और बड़े दानों वाली फसलें होती है उनके लिए तो किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से पूछा जाता है, और जो छोटे बीज या सब्जी वाली फसल है उनके लिए कम बीज की आवश्यकता होती है, तो इनकी जो सीड रेट है वो ग्राम प्रति हेक्टर के रूप में पूछी जाती है। तो संकर बैंगन की बीज दर ग्राम प्रति हेक्टर कितनी होगी? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टर, 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टर, या 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया उनका राइट आंसर है। थर्ड नंबर का आंसर दिया है उन्होंने, राइट आंसर है। जो 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टर बैंगन की बीज दर होती है वो 1 हेक्टर के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी के पित्तशिरा मोज़ेक का वाहक होता है। भिंडी के अंदर जो पित्तशिरा मोज़ेक वायरस रोग पाया जाता है, पित्तशिरा मोज़ेक वायरस, उनका वाहक कौन होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, सफ़ेद मक्खी या फिर घरेलू मक्खी। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। भिंडी के पित्तशिरा मोज़ेक का रोग का वाहक कौन होगा? वेक्टर कौन होगा? जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया सफ़ेद मक्खी, उनका राइट आंसर है क्या होगा? सफ़ेद मक्खी। और यदि सफ़ेद मक्खी का साइंटिफिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा? बेमेसिया टेबेसई। क्या होगा? बेमेसिया टेबेसई। और घरेलू मक्खी का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आम के अंदर जो परागण होता है, आम के अंदर परागण होता है वो किससे होता है? घरेलू मक्खी द्वारा होता है। वर्षाकालीन तथा वसंत ऋतु भिंडी की बीज दर क्रमशः होती है। एक वर्षाकालीन के लिए और एक वसंत ऋतु के लिए जो भिंडी की बीज दर होती है वो कितनी होती है? 18 से 20 केजी या 8 से 10 केजी, 8 से 10 केजी, 18 से 20 केजी, 8 से 10 केजी, 10 से 12 केजी, 10 से 12 केजी, 8 से 10 केजी। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? वर्षाकालीन तथा वसंत ऋतु के लिए भिंडी की बीज दर, यहाँ पर भी बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर के रूप में बतानी है, किलोग्राम प्रति हेक्टर के रूप में। जिन्होंने आंसर बी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है जो वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर होगी वो होगी हमारी 8 से 10 केजी, और वसंत ऋतु के लिए होगी 18 से 20 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का BER ब्लॉसम एंड रोट तथा टमाटर फलों का फटना क्रमशः किसकी कमी से होता है? टमाटर का BER तथा टमाटर के फलों का फटना क्रमशः किसकी कमी से होता है? अधिक तापमान तथा बोरोन की कमी, कैल्शियम की कमी तथा सूर्य की तेज किरणों, कैल्शियम की कमी, बोरोन की कमी या फिर कैल्शियम की कमी। जल्दी से राइट आंसर लिखे चैट बॉक्स के अंदर। टमाटर का BER तथा टमाटर के फलों का फटना किसके कारण होता है? जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है कैल्शियम तथा बोरोन। जो टमाटर का BER होता है ब्लॉसम एंड रोट, वो होता है कैल्शियम की कमी से, और जो टमाटर के फल में फटने की समस्या आती है वो आती है बोरोन के कमी होने के कारण। नेक्स्ट है, टमाटर में लाइकोपीन निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान क्या है? टमाटर में लाइकोपीन निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान बताना है। 21 से 28 डिग्री सेल्सियस, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, 11 से 12 डिग्री सेल्सियस या फिर 17 से 18 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। और जो भी चैनल पर नए आए एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर भी फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है टमाटर में लाइकोपीन निर्माण हेतु जो उपयुक्त तापमान होगा वो होगा 21 से 22 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 21 से 22 डिग्री। 21 से 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही लाइकोपीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, बोरो धान की
बुआई का समय होता है? बोरो धान की बुआई का समय होता है जून जुलाई, नवंबर दिसंबर, मई जून, मार्च अप्रैल। जून जुलाई, नवंबर दिसंबर, मई जून, मार्च अप्रैल। जल्दी से आंसर करें। ये जो बोरो है ये धान की प्रजाति है जो धान को 3 उप यानी सब स्पीशीज में बांटा गया, जैसे अस, अमन, बोरो। अस, अमन, बोरो इनकी अलग अलग समय पर बुआई होती है। तो हमें पूछा है कि बोरो धान की बुआई का समय क्या होगा। जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया उनका राइट आंसर है नवंबर दिसंबर। बोरो धान है जो बोरो किस्म है या बोरो स्पीशीज है धान की, उनकी जो बुआई की जाती है वो की जाती है नवंबर दिसंबर में। कब की जाती है? नवंबर दिसंबर के अंदर है जो बोरो धान की बुआई की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व में संकर धान के जनक हैं। विश्व में संकर धान के जनक हैं जीएस कुश, युआन लोंगपिंग, किंगो पोट्राइटिस या फिर ये सिद्दीकी। जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में। किस वैज्ञानिक ने जो विश्व के अंदर संकर धान का जनक माना जाता है? जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है युआन लोंगपिंग, उनका राइट आंसर है जो संकर धान के जनक है वो कौन है? वो है युआन लोंगपिंग। और इसी के साथ ये सिद्दीकी है जो गोल्डन वीट के हैं। गोल्डन वीट यानी सुनहरे गेहूँ के जनक है जो कौन है? ये सिद्दीकी। और जीएस कुश है वो गोल्डन राइस के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का चमत्कारी धान कहलाता है। विश्व का चमत्कारी धान कौन कहलाएगा, यानी कौन सी धान की वैरायटी है जो विश्व का चमत्कारी धान कहलाती है? IR8, जगन्नाथ, जया, बाला। तो जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में। विश्व का चमत्कारी धान कौन सी वैरायटी कहलाती है? जिन्होंने आंसर ए ऑप्शन दिया IR8, उनका राइट आंसर है जो विश्व का चमत्कारी धान कहलाता है वो कहलाता है IR8। क्या कहलाता है? IR8। और जो भारत का चमत्कारी धान है वो कहलाता है हमारी जया किस्म। कौन सी किस्म? जया किस्म। और जगन्नाथ है जो उत्परिवर्तित किस्म है। और जो बाला किस्म है धान की वो है लवण प्रतिरोधी किस्म। कौन सी? लवण प्रतिरोधी किस्म। तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन रेडी हो गए। जैसे IR8 है जो विश्व का चमत्कारी धान है, जगन्नाथ किस्म है जो उत्परिवर्तित किस्म है धान की, जया किस्म है जो भारत में चमत्कारी धान की किस्म है या भारत में चमत्कारी धान जया को माना जाता है, और बाला है जो लवण प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRRI कहाँ स्थित है? IRRI कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस, मनीला है जो फिलीपींस में, कटक है जो उड़ीसा के अंदर है, हैदराबाद या फिर करनाल। IRRI कहाँ स्थित है? मनीला, कटक, हैदराबाद, करनाल। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। IRRI कहाँ पर स्थित है? जिन्होंने ए ऑप्शन आंसर दिया उनका राइट आंसर है जो मनीला फिलीपींस के अंदर है जो IRRI स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। और यदि यहाँ पर CRRI आ जाते हैं यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो वो होगा कटक उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर होगा? कटक उड़ीसा। और IRRI कहाँ पर होगा? इरी। इसे सीधा बोल सकते हैं हम इरी कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में। और CRI यानी केरी हो जाएगा कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मस्टर्ड यानी भारतीय सरसों में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जो भारतीय सरसों होती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 16, 20, 35 या फिर 36। इंडियन मस्टर्ड के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें।
जिन्होंने आंसर डी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है जो 36 गुणसूत्र होते हैं वो किसमें, जो इंडियन मस्टर्ड होती है हमारी भारतीय सरसों, उसके अंदर 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉटन सीड से तात्पर्य है, कॉटन सीड से तात्पर्य है बीज, बीज रेशा, रेशा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कॉटन सीड से तात्पर्य होगा वो क्या होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, या 1 2 3 4 दोनों भी लिख सकते हो। ऑप्शन के साथ साथ में इनके जो ऑप्शन में आंसर दे रखे हैं वो याद रखने की चीज़ें, यहाँ आप लाइव चैट के अंदर ऑप्शन ही लिख सकते हो, और यदि जो पूरा लिखना चाहिए वो पूरा भी लिख सकता है। कॉटन सीड से तात्पर्य क्या होगा? कॉटन, कॉटन से यहाँ समझो, कॉटन, कॉटन से क्या होता है? कॉटन से होता है कपास। क्या होता है? कपास। सीड यानी बीज, यानी कपास का बीज, या कपास बीज यानी कपास का बीज। तो यहाँ पर क्या होगा? कपास का बीज। कपास का बीज क्या होगा? ओनली फॉर बीज होगा, जो बुआई के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर कॉटन सीड से तात्पर्य क्या होगा? जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है ओनली बीज होगा। क्या होगा? बीज। कॉटन सीड से तात्पर्य क्या होगा? बीज होगा। कॉटन सीड से तात्पर्य क्या होगा? बीज। नेक्स्ट है, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरोन, क्यूनोल फॉस, या फिर क्लोरीपाइरीफॉस। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का उपयोग करेंगे? कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन ए 2,4-D, ऑप्शन बी आइसोप्रोट्यूरोन, ऑप्शन सी क्यूनोल फॉस, ऑप्शन डी क्लोरीपाइरीफॉस। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर लिखा है उनका राइट आंसर है 2,4-D। जो चौड़ी पत्ती यानी चौड़ी पत्ती के खरपतवार है उनके नियंत्रण हेतु 2,4-D का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं? 2,4-D का। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ क्या है? पतली यानी संकरी पत्ती का पौधा होता है, और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं इसमें उसका नियंत्रण 2,4-D द्वारा किया जाता है। और 2,4-D से ओनली फॉर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ही नियंत्रित होते हैं, उसमें ही जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वही मरते हैं ओनली। और इन चौड़ी पत्ती वाले सक्रिय यानी सेलेक्टेड केमिकल है जो ओनली चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को ही मारता है, ताकि गेहूँ की फसल है तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का मुख्य कीट है, गन्ने का मुख्य कीट है पेक्टिनोपोरा गोसिपोला, ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस, एफिड, पायरिला, परपुसिला। तो गन्ने का मुख्य कीट कौन सा है? ये जो इनके साइंटिफिक नाम दे रखे हैं, पेक्टिनोपोरा गोसिपोला, ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस, पायरिला परपुसिला। ये जो पेक्टिनोपोरा गोसिपोला होती है कपास की सुंडी होती है, ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस दीमक होती है, एपिड होते हैं, और पायरिला परपुसिला पायरिला होता है। तो जिन्होंने गन्ने का मुख्य कीट के रूप में आंसर डी दिया है उनका राइट आंसर है पायरिला परपुसिला। पायरिला परपुसिला। जो गन्ने का मुख्य कीट है वो क्या है? पायरिला है। पायरिला इनका सामान्य नाम है, और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पायरिला परपुसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का मुख्य रोग है, गन्ने का मुख्य रोग है एल्बुगो कैंडिडा, चेपा, हरित बाली, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। जो गन्ने का मुख्य रोग है वो क्या है? जिन्होंने डी ऑप्शन आंसर दिया उनका राइट आंसर है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। गन्ने का मुख्य रोग होता है जो होता है गन्ने का मुख्य रोग, ये तो रोग कारक है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, और जो मुख्य रोग होता है वो होता है लाल सड़न रोग। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है, और वो होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कवक द्वारा होता है। और गन्ने का मुख्य रोग होता कौन सा है?
जो इस पर ये कवक लगता है, किस रोग पर लगता है? यह लगता है लाल सड़न पर। जो गन्ना होता है, जैसे आपने कभी जवार का पौधा देखा होगा, सोरगम का, तो उसमें क्या बारिश के समय होता है, जो उसके अंदर लाल लाल जो सड़न सी पैदा हो जाती है और वो खाने योग्य नहीं रहता। तो वही है जो गन्ने का मुख्य रोग होता है, लाल सड़न रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का मुख्य कीट व मुख्य रोग कर्म से है। सरसों का मुख्य कीट तथा रोग कर्म से कौन से होंगे? एल्बुगो कैंडिडा, चेपा, कोलेटोट्रिकम फाल्केटम या हरित बाली, पायरिला परपुसिला या जड़गलन, एपिड या एल्बुगो कैंडिडा। सरसों का मुख्य कीट तथा मुख्य रोग, जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया है इसका, उनका राइट आंसर है एपिड। एपिड होता है जो मुख्य कीट होता है, और मुख्य रोग होता है वो कवक, जो कवकीय रोग होता है एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होता है। और इसको कहा जाता है हमारा सफ़ेद रोली, एल्बुगो कैंडिडा सफ़ेद रोली रोग से, सफ़ेद रोली रोग होता है जो एल्बुगो कैंडिडा से होता है। नेक्स्ट है हमारा पेक्टिनोपोरा गोसिपोला निम्न फसल से संबंधित है। पेक्टिनोपोरा गोसिपोला है जो किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी गेहूँ। पेक्टिनोपोरा गोसिपोला निम्न में से किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी गेहूँ। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें। जिन्होंने आंसर ए ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है जो पेक्टिनोपोरा गोसिपोला है वो कपास की फसल से संबंधित है। जो कपास की सूंडी होती है उसका नाम है पेक्टिनोपोरा गोसिपोला। तो ये किस फसल से संबंधित होगा? ये होगा हमारे कपास की फसल से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड कॉटन है। सीड कॉटन है, पहले आया था कॉटन सीड है, अब है सीड कॉटन है। तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था ओनली बीज, और यहाँ पर सीड कॉटन है, बीज प्लस रेशा, दोनों रेशा। तो सीड कॉटन से क्या तात्पर्य होगा? सीड यानी बीज और कॉटन यानी कपास, यानी बीज कपास, बीज का कपास। इसका मतलब यह हुआ कि बीज के साथ में कपास है, यानी बीज के साथ में कपास है, यानी कि कपास यानी बीज के साथ रेशा है। तो यहाँ का राइट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ इसका राइट आंसर होगा बीज प्लस रेशा। बीज प्लस रेशा। जो कपास के बीज होते हैं उस पर दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। एक तो छोटा जैसे बीज होता है, बीज के छोटा रेशा पाया जाता है बीज पर। एक जो बड़े बड़े रेशे होते हैं, जिनको बड़े बड़े रेशे होते हैं उनको तो चुटाई द्वारा तोड़ लिया जाता है। और जो बीज पर छोटे रेशे रहते हैं, जो इसको क्या कहते हैं, हमारे बीज पर जो ये बीज होता है, इसको सामान्य भाषा में जो भी कहते हैं, पर जब बीज पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचना के रेशे पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो छोटे रेशे होते हैं और उनको कहते हैं फज। उनको क्या कहते हैं? फज। और जो बड़े रेशे होते हैं उनको कहते हैं लिंट। तो दो टाइप के रेशे पाए जाते हैं, फज और लिंट। तो यहाँ सीड कॉटन है यानी बीज प्लस रेशा, बीज प्लस रेशा। तो यहाँ पर बीज के साथ साथ लिंट यानी बड़ा रेशा भी पाया जाएगा। बड़ा या छोटा रेशा दोनों पाए जा सकते हैं। और जब बीज का H2SO4 द्वारा या छोटे रेशे बड़े रेशे इनको हटाकर साफ किया जाता है तो वो एक ओनली बीज रहता है, फिर इसको बुए के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्था। विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्था। गेहूँ के लिए जो क्रांतिक अवस्था क्या है? सियारे स्टेज। क्या है? सियारे स्टेज। क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन। और जो धान है, धान के अंदर है जो बूटिंग स्टेज है, धान की बूटिंग स्टेज। कपास के अंदर है सिम्पोडियल शाखा बनते समय या बोल बनते समय। सिम्पोडियल शाखा यानी जो कपास का पेड़ होता है, कपास का पौधा होता है, उसके जो ऐसे पार्श्विक शाखा निकलती है, उन शाखा से संबंधित है जो सिम्पोडियल शाखा बनते समय और बोल बनते समय।
सरसों के अंदर होती है फूल आने से पहले। सरसों की जो क्रांतिक अवस्था होती है वो होती है फूल आने से पहले। और गन्ना के अंदर फॉर्मेटिव स्टेज क्या होती है? फॉर्मेटिव स्टेज। जिस समय गन्ना के अंदर फॉर्मेटिव स्टेज होती है जिसके अंदर वो गन्ना का तना बनने लगता है, उस समय होती है इसको जल की आवश्यकता होती है और उसकी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है ये फॉर्मेटिव स्टेज। फिर आता है हमारा आलू की क्रांतिक अवस्था क्या होगी? कंद बनते समय। क्या होगी? कंद बनते समय। जब आलू में कंद बनते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। और आलू का कंद निर्माण कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? जल्दी से कमेंट करें। पिछली क्लास में क्वेश्चन आया हुआ था, किस किस को याद है देखते हैं। ठीक है, जिनको याद है वो कमेंट करें और जिनको याद नहीं है तो वो एक बार पिछली क्लास का वीडियो भी देखें। और जो कंद बनने का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो होता है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए भी इतने ही क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में।